जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, आज का क्लास जो है इकोनॉमिक्स है, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी सारे मतलब इकोनॉमी में जितने भी सारे पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था, जितने भी सारे चीज आती हैं, हिसाब किताब, पैसा, लेन देन, ये सभी का जो है गणना किया जाता है। यही जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र को धन का ही विज्ञान कहते हैं। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र के मतलब पूरा डीपली से कि किस तरह क्या है, आज हम जानेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो है इंग्लिश शब्द है। देखिए, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। मानव की अभी की स्थिति क्या है, आदमी गरीब है, धनिक है, या उसके पास मतलब हमेशा बढ़ोतरी है, वो विकासशील में आ रहा है, कैसा है, उसको जो है उसके मतलब मानव के आर्थिक गतिविधि, यही सब गतिविधि जो है इस सब का अध्ययन किया जाता है, वही अर्थशास्त्र कहलाता है। मानव अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक, एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, जिस पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम्स स्मिथ के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया था। एडम्स स्मिथ को क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। और एडम्स स्मिथ जो है एक पुस्तक लिखे थे द वेल्थ ऑफ नेशंस। यह जो है 1776 ईस्वी में एडम्स द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है 1776 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। 1776 में प्रकाशित हो गया था। देखिए, नेशंस को पूंजीवाद का उद्गम स्रोत माना जाता है, यानी कि जो है एडम्स स्मिथ के द्वारा ये जो पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस है, इसको जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, यानी कि इस पुस्तक में लिखा गया है कि किस प्रकार किसकी गणना की जा सकती है और कौन धनी है, गरीब है, किसके पास कितना पैसा है, उस सब की गणना इस पुस्तक में कैसे करनी है बताया गया है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? एडम्स स्मिथ के द्वारा। और एडम्स स्मिथ को ही अर्थशास्त्र की जनक भी माना जाता है। यह पुस्तक किसके लिए लिखा गया है? यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र हम समझ गए, यानी कि जितने भी अर्थशास्त्र जो है आर्थिक गतिविधि। अर्थशास्त्र से ही जो है स्पष्ट होता है आर्थिक गतिविधि, यानी कि मानव के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखिए, अर्थशास्त्र जान गए, यानी कि अब अर्थशास्त्र जान गए तो अर्थव्यवस्था भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी किस प्रकार चलती है इसको जानेंगे तो सबसे पहले हम जान जाते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि इस समय किसके पास कितना पैसा है वही जो है अर्थशास्त्र का सक्रिय रूप होता है। इस समय किसके पास कितना जमीन है, जायदाद है, वो सब जो है अर्थशास्त्र का सक्रिय रूप है, और इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में भारत के पास अभी कितना पैसा है, यही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है इसके बाद में मतलब इसको आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी जो है अर्थव्यवस्था आप लोग जान चुके होंगे
तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं एक बार और समझ लीजिए। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए रेगनर फ्रिश जो है अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांट दिए थे। रेगनर फ्रिश जो है अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटे थे। रेगनर फ्रिश जो थे वो अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटे थे। देखिए कौन कौन, एक में व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश में है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि से ही स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत, व्यष्टि से ही स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत। इसमें व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत, व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही स्पष्ट कर लीजिएगा कि व्यक्तिगत। रेगनर फ्रिश अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटे थे, दो भाग में। एक में व्यष्टि अर्थशास्त्र और दो में समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मार्को इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मार्को इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि से व्यक्तिगत स्पष्ट होता है। तो जिसमें व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि जैसे में अब कैसे पता चलेगा, तो देखिए कैसे पता चलेगा इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है कि नहीं। तो देखिए किसी परिवार की आय यानी कि कोई परिवार जो है एक दिन में कितना कमा रहा है, साल में कितना कमा रहा है, महीना में कितना कमा रहा है, यह सब जो है इस सब की जो है गणना करना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद में किसी एक कंपनी की आय या आपकी कोई दुकान होगी उसकी आय, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और दो में समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र देखिए क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मार्को इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र मार्को इकोनॉमिक्स, तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समष्टि से ही स्पष्ट कर लीजिए कि समष्टि मतलब संपूर्ण और व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत। व्यष्टि अर्थशास्त्र रहे यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स रहे तो व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति लोग कितना कमा रहा है, एक दुकान से कितनी आय हो रही है, ये सब जो है व्यक्तिगत जो है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। लेकिन समष्टि मतलब संपूर्ण यानी कि पूरे देश का आर्थिक व्यवस्था, पूरे देश का अर्थव्यवस्था कितना है, कैसा चल रहा है, वो जो है समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी कि समष्टि जो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय क्या, एक आदमी से थोड़े ही होता है राष्ट्रीय आय की गणना, संपूर्ण पूरे राष्ट्र की गणना होती है कि राष्ट्रीय आय कितनी हो रही है, वो जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। बेरोजगारी, अब एक युवा बेरोजगार है तो उसको जो है बेरोजगारी नहीं कहेंगे, अब बेरोजगारी उसको कहते हैं यानी कि बहुत सारा युवाएं जो है बेरोजगार हैं, वो जो है यानी कि संपूर्ण बहुत सारे युवाएं जो है बेरोजगार हैं, वो जो है फिर समष्टि के अंतर्गत आता है। उसके बाद में मुद्रास्फीति। अब देखिए मुद्रास्फीति थोड़ा देर में हम बताएंगे आगा करके, क्योंकि मुद्रास्फीति एक भारी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो मुद्रास्फीति जो है इसकी हम बात बताएंगे। देख लीजिए एक बात ध्यान से, मुद्रास्फीति जो है किसके अंतर्गत आता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम मुद्रास्फीति बताने वाला है। आप लोग राष्ट्रीय आय जान रहे हैं, पूरे राष्ट्र का जो है कितना आय हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये समझ रहे हैं। बेरोजगारी समझ रहे हैं, यानी कि जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है वो बेरोजगार है। बेरोजगारी तो सब कोई जानता है, और वैसे भी बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा है तो सब कोई बेरोजगारी जानता ही होगा। लेकिन मुद्रास्फीति क्या है ये आप लोग नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे हम जो है जो नहीं जानते हैं उसके लिए बताने वाले हैं मुद्रास्फीति क्या है। तो ये जो है एक बड़ा सा टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा देर में हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं नोट में एक देखिए
अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रीस एवं जॉन टीनबर्ग। अर्थशास्त्र में जो है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो रेगनर फ्रीस। और रेगनर फ्रीस कौन थे? रेगनर फ्रीस यहाँ पर लिखे हैं, जो अर्थव्यवस्था को जो है दो भाग में बांटे थे, व्यष्टि और समष्टि। तो रेगनर फ्रीस को और जॉन टीनबर्ग को जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला था। और इसके बाद जो है आप लोग को हम मुद्रास्फीति बता देते हैं। देखिए मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति को हम लोग देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। चलिए जानते हैं मुद्रास्फीति। जैसे मैं हम बताए हैं उस समय कि मुद्रा जो है किसमें आता है, समष्टि में कि व्यष्टि में। समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा आता है, ये मुद्रास्फीति आता है। तो समष्टि में, समष्टि अर्थशास्त्र में जो है मुद्रास्फीति आता है। तो मुद्रास्फीति हम बताए थे कि क्या होता है, ये थोड़ा भारी में है इसलिए उसको एक बार में नहीं बता पाए हैं। तो देखिए मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति जब बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की अपेक्षा मांग ज्यादा हो जाती है, जब बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग ज्यादा हो जाती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती जाती है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है। उसे जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। समझिए जब बाजार में जो है, बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, यानी कि बाजार में जितनी वस्तु हमको चाहिए, जितनी वस्तु चाहिए उससे जो है वस्तु कम हो जाती है, उसकी आपूर्ति वस्तु की कम हो जाती है और उसकी मांग जो है ज्यादा हो जाती है, उसको मांगने वाले लोग, खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाती है, तो लोग पैसा नहीं देखते हैं। जितना कीमत चाहिए 100 रुपए के बदले 200, 200 के बदले 400, 400 के बदले 800, यानी कि जितना मतलब मुद्रा की, जितना वस्तु का मूल्य है उससे कई गुना जो है लोग पैसा फेंकने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति दो कारण से उत्पन्न होता है। मुद्रास्फीति दो कारण से उत्पन्न होता है, एक में मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, और दो में लागत जनित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का जो है दो कारण है, यानी उत्पन्न होने का, मुद्रास्फीति का दो कारण है उत्पन्न होने का, एक में मांग जनित मुद्रास्फीति और दो में लागत जनित मुद्रास्फीति। तो मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग में अधिक वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती है, तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि अभी बताया हम सेम है इसी तरह, यानी कि जैसे में देख लीजिए अब यहाँ पर मुद्रास्फीति है और मुद्रास्फीति का कारण है, तो कारण है मांग जनित, यानी कि वस्तु की मांग की अपेक्षा वस्तु जितना चाहिए उससे ज्यादा लोग खरीदने वाले हो जाते हैं, वही जो है मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाता है। और लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादन लागतों जैसे मजदूरी, करों एवं आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि लागत में जो है लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कि देखिए जब माल यानी कि सामान जो है लोग के खरीदने से ज्यादा सामान जो है आ जाता है, यानी कि लोग जितना नहीं खरीद पाता है उससे कई गुना जो है बाजार में सामान जो है आ जाता है, तो उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति को जो है रोकने का जो है, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का, रोकने का उपाय है, दो उपाय है, एक में राजकोषीय उपाय और दो में मौद्रिक उपाय। तो राजकोषीय उपाय यानी कि राज्य सरकार क्या करेगी, सामान को हमेशा नियंत्रण रखेगी, यानी कि राजकोष द्वारा सामान जैसे ही घटने वाला है कोई सामान, उसको क्या कर देगी, नियंत्रित कर देगी, हमेशा बराबर करके रखेगी। कोई भी सामान कमी हो रहा है तो उसको पूर्ति करवाएगी, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद में मौद्रिक उपाय, यानी कि पैसा के मामलों में कठोर बनेगी सरकार, यानी कि कठोर तरह से, जैसे में पैसा को हमेशा ज़्यादा पैसा बढ़ोतरी नहीं करेगी, यानी कि पैसा ज़्यादा नहीं छपाएगा तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगा। उसके बाद में जो है मतलब हर प्रकार से जो है मुद्रा को सीमित रखेगी, सामान्य रखेगी, और इसको भी समान रखेगी, राजकोषीय सामान को भी, वस्तु को भी समान रखेगी और मुद्रा को भी समान रखेगी, तब जो है मुद्रास्फीति जो है उत्पन्न नहीं होगा। यही है मुद्रास्फीति। अब अगले क्लास में जो है आप लोग को आगे बताया जाएगा
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अभी बहुत सारी बातें जो है आगे बताया जाएगी, पूरे अर्थशास्त्र यानी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रह देते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।